हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने छोटे से प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कॉपी और कलम निकाल लें और तैयार हो जाएं घूर्णन गति पढ़ने के लिए। तो आज के चैप्टर है अध्याय 7 जिसका नाम है घूर्णन गति। घूर्णन क्या है? घूर्णन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? रोटेशन। अच्छा, इसके पहले वाले चैप्टर्स में जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे थे उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था जिसका नाम था वृत्तीय गति। क्या नाम था? वृत्तीय गति। हम आपसे बस यही पूछना चाहते हैं दोस्त कि वृत्तीय गति और घूर्णन गति में क्या अंतर है? कोई बताएगा मुझे? सबसे पहले वृत्तीय गति क्या होता है? एक पॉइंट को सेंटर मान लो और उस पॉइंट के चारों ओर एक पॉइंट है ना, एक मास है, एक सेंटर है, एक मास है। इसके चारों ओर वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन और इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। बात करते हैं घूर्णन गति की। घूर्णन गति की जब बात करी जाएगी ना दोस्त, तो घूर्णन गति में एक को सेंटर मान के मास अलग जगह पे नहीं घूमता है। वहां पे होता क्या है? एक एक्सिस होता है और उस एक्सिस के चारों ओर रोटेट करते हैं मास। टोटल के टोटल मास जो होते हैं, द्रव्यमान जो है, रोटेट करते हैं। जैसे हम यहां पे खड़े हैं, ये घूर्णन गति है। समझ रहे बात को? जैसे पंखा आप लोग देखे होंगे एक कील की सहायता से, एक रॉड की सहायता से लटका होता है और वहां पे वो रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ये रोटेशनल मोशन है, ये घूर्णन गति है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने एक बात बोला कि घूर्णन गति में एक अक्ष होता है। घूर्णन गति में एक अक्ष होता है और उसी अक्ष के चारों ओर कोई भी द्रव्यमान घूर्णन कर रही होती है जिसे हम घूर्णन अक्ष कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात करते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। एक बात तुमको हम बता दें, जनरली कोई भी सिस्टम हो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका घूर्णन अक्ष जो होता है, एक ऐसे केंद्र से होकर गुजरता है, एक ऐसे बिंदु से होकर गुजरता है जहां पर उस सिस्टम का टोटल द्रव्यमान जो होता है सीमित होता है। जैसे हम एक सिस्टम है, हम क्या दोस्त? एक सिस्टम है। तेरा मालूम बा हमारा टोटल बॉडी के मास कहां बा? हमारा ढूंढी में, हमारा नाभि में। समझ रहे बात को? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस होल सिस्टम। समझ रहे बात को? ये हमारा बॉडी का जो नाभि है, आपका टोटल मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेट है और उस पॉइंट को जहां पे बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट होता है हम उसे द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र। तो बात आती है द्रव्यमान केंद्र क्या है। द्रव्यमान केंद्र प्रत्येक बॉडी में होता है। कोई भी सिस्टम ले लीजिए, आपके पास द्रव्यमान पूरा का पूरा संचित करने वाला एक केंद्र जरूर मिलेगा। समझ रहे बात को? मैंने क्या बोला? कोई भी बॉडी हो, हम हो, ये मार्कर हो, ये ब्लैक बोर्ड हो, या कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कोई फुटबॉल खिलाड़ी या उंगली पे ऐसे फुटबॉल लेके नचा लेता है। पता है कैसे नचा लेता है? क्योंकि वो जो अपना उंगली रखा है ना, वो पूरे बॉल के जहां पर द्रव्यमान केंद्र है वहीं पे उसको रखा है। तो टोटल का टोटल बॉल का द्रव्यमान तो उसके उंगली के पास है। तो जितना भी वेट आता है इस उंगली पे, इस उंगली से नॉर्मल फोर्स, अभिलंब बल से कैंसिल कर देता है और पूरा का पूरा जो बॉडी है ऐसे ऐसे। कृष्ण भगवान का चक्र देख ले बड़ा ही में ना चला। तो वो जो टोटल का टोटल मास जो होता है वहीं पर होता है। समझ रहे बात को? एक और बात हम तुमको बताना देना चाहते हैं। तुम अपना टोटल का टोटल वजन करना चाहते हो तो आपको तर्जुई पे केवल हाथ रख देने से आपका वजन नहीं मेजर हो जाएगा, केवल टंगड़ी रख देने से मेजर नहीं हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अगर सारा पार्ट्स शरीर का तर्जुई के बहरियो होखो ना बबुआ, खाली है नाभि वाला पोर्शन तो तर्जुई पर रही नु, तो टोटल के टोटल मास दिख जाएगा। बट ये अगर बाहर रहा, ये सेंटर ऑफ मास, ये नाभि अगर बाहर रहा तो तुम्हारा एग्जैक्ट मास कभी भी शो नहीं करेगा। मतलब यहां से क्या है सर, इतना आप बोल रहे हैं, इतना कब से बात कर रहे हैं एक ही टॉपिक पे? मतलब सिर्फ इतना है कि प्रत्येक बॉडी में, हर एक बॉडी में एक ऐसा सेंटर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर उस पूरी बॉडी का मास, उस पूरी बॉडी का द्रव्यमान केंद्रित होता है और उसी बिंदु को, उसी केंद्र को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो सर जी द्रव्यमान केंद्र के बारे में कुछ बताइए। अरे पूरा तो बता दिए, अब क्या बताइए सर? इसका परिभाषा भी लिखवा दीजिए। एकदम लिखवाएंगे, तुम परिभाषा के लिए मुंह बाय जो खड़े हो। डेफिनीशन, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्त सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं दोस्त? सेंटर ऑफ मास। अगर तुम कहो कि द्रव्यमान केंद्र का परिभाषा, तो क्या कहेंगे? किसी निकाय, सिस्टम का हिंदी निकाय होता है, किसी निकाय में उपस्थित वह केंद्र, किसी निकाय में उपस्थित वह केंद्र जहां
उस निकाय का पूरा द्रव्यमान केंद्रित हो, पूरा द्रव्यमान केंद्रित हो, क्या कहलाता है दोस्त? हो हो द्रव्यमान केंद्र कहलाता है ना, है ना, है ना। पढ़ो 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 पढ़ो। किसी निकाय में उपस्थित वो केंद्र, एकदम कैमरा से हट जाता है, देख लो तो पूरा का पूरा पढ़ो। किसी निकाय में उपस्थित वह केंद्र जहां उस निकाय का पूरा द्रव्यमान केंद्रित हो, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। समझ गए क्या कहलाता है द्रव्यमान केंद्र? ओके, आ जाओ। थोड़ा सा एक काम करते हैं, जैसे मान लो ये एक बॉडी है ना, और इस बॉडी में कहीं सब जगह मास फैला हुआ है, लेकिन इस बॉडी में एक सेंटर ऐसा होगा, एक ऐसा सेंटर होगा जहां पर टोटल का टोटल द्रव्यमान केंद्रित होगा, और हम उसको द्रव्यमान केंद्र बोलेंगे, द्रव्यमान केंद्र बोलेंगे। आपके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ रहे होंगे। पहला प्रश्न यह आ रहा होगा कि किसी सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालेंगे, किसी सिस्टम को देख के हम कैसे पता करेंगे कि उसका द्रव्यमान केंद्र कहां होता है। तो ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लें, फिर जरूर हम उसको आगे बताते हैं। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि किसी निकाय का, किसी सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र को कैसे निकालेंगे। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा, मजा आने वाला बता रहे हैं। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। पता है टेलीग्राम में मैंने एक डाला था कि कुछ ऐसे ही करके, बहुत क्रिएटिव लोग हैं हमारे यहाँ, बहुत बहुत क्रिएटिव लोग हैं, आगे नहीं बोलेंगे। ये वाई ऐसे मैंने बताया, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और बाहर की तरफ निकल कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। ठीक है, ओके। हमारे पास एक सिस्टम है मित्रों, सर मोदी का नकल ना करिए सर, बहुत गुस्सा है उस पर सर, बहुत सारा। चले देखो, आ जाओ। एक मास यहां पे रखा हुआ दोस्त, एक मास यहां पे रखा हुआ दोस्त, एक मास यहां पे रखा हुआ है, एक मास यहां पे, और एक मास यहां पे। अरे भाई बहुत सारे मास रखे गए हैं, बहुत सारे मास हैं अलग अलग, है ना, बहुत सारे मास रखते हुए। अलग अलग जगहों पे मास रखा जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं ना कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये रेगुलर नहीं है, ये तो अलग अलग खंड खंड करके रखा गया है ना, अलग अलग जगहों पे मास होता है, तो इनका सेंटर मास अलग तरीके से निकलता है, जो आगे के। अब ये आपका है ओरिजिन, ये है आपका मूल बिंदु। अगर आप कहेंगे तो m1 के लिए यहां पे इसका एक अलग पोजीशन वेक्टर होगा, स्थिति सदिश r1 मान लेते हैं। सेम भाई अगर m2 के लिए बोले तो इसका भी एक अलग पोजीशन वेक्टर, हम उसको r2 मान लेंगे। अलग इसका, अलग इसका, अलग इसका, सबका, हर एक द्रव्यमान का अपना एक स्थिति सदिश होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रखा गया है, तो रखा गया उसकी स्थिति होगा, तो सदिश निकाल लेंगे। अब हम क्या बोलत है तुमसे कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ, इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र बताओ, इस पूरे निकाय में वह बिंदु बताओ जहां पर इस सिस्टम का, इस निकाय का द्रव्यमान रखा हुआ है। देखो बढ़िया से समझ लेना इसको। अगर आप इस पूरे जगह में एक ऐसा जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर इसका पूरा द्रव्यमान निहित है, तो हम उसको बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र, जिसको हम CM, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, R मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे। देखो दोस्त, सिंपल सा बात है, पहला पार्टिकल कितना है? m1, m1 के साथ में इसका स्थिति सदिश का गुणा कर दो, तो m1 इंटू r1, बहुत आसान सा तरीका मिलने वाला है। m1 r1 है ना, प्लस m2 r2, समझ गए, प्लस डॉट 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 जितना सारा है mn rn, दिख रहा है ना आपको, mn rn, और डिवाइडेड अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 टोटल मास।
तो इस फॉर्मूला की सहायता से तुम किसी भी सिस्टम के स्थिति सदिश का पता लगा सकते हैं जहां पर द्रव्यमान निहित है। तो ये द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश आ गया। हम एक से आपसे प्रश्न पूछेंगे दोस्त कि यदि वस्तु एक्स एक्सिस पर है, यदि कोई वस्तु एक्स एक्सिस पर है, एक द्रव्यमान एक्स एक्सिस पर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे करके, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी, उसका द्रव्यमान केंद्र भी एक्स एक्सिस पर ही होगा। और एक्स एक्सिस का द्रव्यमान निकालने के लिए, द्रव्यमान केंद्र का एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट निर्देशांक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे m1 r1 किया ना, वैसे ही m1 x1 m2 x2 डॉट 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 mn xn, ये आपको हम एक अलग टाइप से, हालांकि वही फॉर्मेट है, आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे स्थिति सदिश बताया था और यहाँ पे हम आपको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट। तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वैसे ही आप चाहेंगे दोस्त तो वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट m1 y1 m2 y2 डॉट 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 mn yn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। और उसी तरह से आप चाहें तो z वाला भी निकाल सकते हैं। यहां पे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां पे दिखाई देगा। यहां पे हम z सेंटर ऑफ मास तुमको निकालने के लिए बता दे रहे हैं। बस m1 z1 m2 z2 डॉट 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 mn zn और डिवाइडेड अपॉन टोटल मास। जितना मास है उन सारे मासेस को आप क्या कर लो, जोड़ के भागा दे दो। तो ये देखो तुम्हारे पास आ गया, किसी भी निकाय का यदि कोई तुम द्रव्यमान केंद्र निकालना चाहते हो तो उसके निर्देशांक निकालने के लिए तुम इस फार्मूला का प्रयोग करोगे। इससे तुमको द्रव्यमान केंद्र का x वाला निर्देशांक मिल जाएगा, इससे y वाला निर्देशांक मिल जाएगा और इससे z वाला निर्देशांक मिल जाएगा। तो पहले हम इस पर तुमको कुछ सवाल कराएंगे, तब बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और समझ में भी आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसको अप्लाई कब करेंगे, इसका प्रयोग कब करेंगे। नोट करिए जरा। चलिए दोस्त, यहां पे हम आपको एक सवाल लेके आपके साथ आए हैं। सवाल देखो जरा, एक जगह पे 10 केजी रखा हुआ है और उसे 10 सेंटीमीटर के दूर पे एक 20 केजी का द्रव्यमान रखा हुआ है। अब दोनों सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? अरे एक रॉड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, एक रॉड से हमने इसको क्या कर दिया दोस्त, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमें इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो एक काम करो, पहले आप इसको यहां बना लो। चलो, ये 10 केजी वाला है और यहां से कुछ दूरी पे ये 20 केजी रखा हुआ है, यहां से 10 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी। तो अगर हम कहें कि ये वाला y एक्सिस हो जाए और ये वाला x एक्सिस हो जाए, तो ये हो जाएगा मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक आप तो जानते ही हैं कि 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक जानते हो ना, 0 0, 10th क्लास में बहुत पढ़ना था। और यहां से ये x एक्सिस पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 10 और y पे तो ऊपर तो गया ही नहीं है, जो यहां है वही यहां है, यानी कि y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो हमने क्या किया दोस्त कि इसका भी अपना निर्देशांक लिख लिया, इसका भी अपना निर्देशांक लिख लिया, क्योंकि आप जानते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 है, 10 लिख दिया। अब मुझे द्रव्यमान केंद्र निकालना है। आपको मालूम है y एक्सिस दोनों का y एक्सिस 0 0 है, मतलब कि द्रव्यमान केंद्र का भी कोई y एक्सिस होने वाला नहीं है, वो 0 ही होगा। अब x एक्सिस 0, x एक्सिस 10, मतलब x एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि ये दोनों द्रव्यमान केवल और केवल x एक्सिस पर ही है ना। आ जाओ, पता करते हैं पहले इसका x कोऑर्डिनेट। आपको फॉर्मूला मालूम है m1 x1 प्लस m2 x2। अगर 2 गो सिस्टम है तो 2 तक ही रुक जाओ, m1 x1 प्लस m2 x2। 3 गो है, बढ़ जाओ, 4 गो है और बढ़ जाओ। यहाँ पे 2 ही हमको दिख रहा है, हम 2 ही तक के लिए ध्यान देंगे। तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, m1 कितना है, m1 कितना 10, x1 0, 10 इंटू 0, तो 10 इंटू 0 जो होगा 0 होगा, प्लस m2 x2, m2 ये, m1 ये, m2 ये, देखो ना, इसको हम लोग बोलेंगे m1, इसको हम लोग बोलेंगे दोस्त m2, इसको हम लोग बोलेंगे x1, इसको हम लोग बोलेंगे y1, इसको हम लोग बोलेंगे सॉरी x2, और इसको हम लोग बोलेंगे y2। m1 x1 10 इंटू 0 0, प्लस m2 x2 20 इंटू 10 200, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।
m1 is 10, m2 is 20, 30। तो तुमको देखने से मालूम चल गया दोस्त कि 200 अब आटा में 30 कटा दो, 20/3 सेंटीमीटर। 20/3 सेंटीमीटर का मतलब होता है 6.6 सेंटीमीटर। कितना मीटर? 6.6 सेंटीमीटर। मतलब एक्स एक्सिस पर 6.6 सेंटीमीटर और वाई जो है सेंटर ऑफ मास का, वाई पर तो है ही नहीं, वाई तो जीरो, तो जीरो यहां पर देख लो, कर ही दो ना। m1 y1, m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू y2 यहां भी जीरो है तो 0 प्लस 0। अब आई टोटल मास 30, ये कितना आने वाला है? 30। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास में देखोगे क्या कि x कोऑर्डिनेट आया 6.6 और y कोऑर्डिनेट आया 0, तो कहां होगा सेंटर ऑफ मास? ये तो 5 हो जाएगा बीचों बीच, 10 है ना, तो 5 5 20, तो यहां मान लो 6 और थोड़ा सा यहां पर इधर कहीं आसपास होगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां का जो कोऑर्डिनेट होगा, जहां का निर्देशांक जो होगा 6.6 और 0 होगा, तो यही वो बिंदु है द्रव्यमान केंद्र का, यही वो बिंदु है द्रव्यमान केंद्र का। समझ गए बात को? यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर आप ध्यान से देखो तो दिखेगा कि बीचों बीच तो हो ही रहे। कितना लोग के दिमाग में लो कि बीचे बीच द्रव्यमान केंद्र हुई, लेकिन बीचे बीच हो ही रहे, लेकिन बीच में ना भइल, द्रव्यमान केंद्र केने भइल? इधर वाला हल्का है, इधर वाला भारी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिधर भारी वस्तु होती है द्रव्यमान केंद्र उधर ही शिफ्ट हो जाता है। अगर ये दोनों बराबर होता ना, ये 10 ये 10, तो एकदम था कि एकदम द्रव्यमान केंद्र इसका 5 पर आता, बीच में आता, एकदम बीच में आता। अगर ये और ये दोनों बराबर होते तो, लेकिन बराबर नहीं है। कौन बड़ा है? 20 kg। तो 20 kg बड़ा होने के कारण से द्रव्यमान केंद्र बीच से थोड़ा बड़ा वाले की तरफ आ गया। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान केंद्र हमेशा यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है दोस्त? चलो यहां पे देख लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं हमारे साथ नोट करके। द्रव्यमान केंद्र सदैव भारी या बड़ी द्रव्यमान वाली वस्तु की तरफ होती है, आप इस बात को नोट कर लेंगे माथे में कि द्रव्यमान केंद्र जो होता है हमेशा किधर होता है? बड़ी द्रव्यमान वाली वस्तु की तरफ। जरा नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। तो मैंने आपके सामने एक बहुत ही फेयर एंड लवली लगाया हुआ क्वेश्चन लेके आया है। देखो भाई, 3 द्रव्यमान वाली निकाय में एक सिस्टम है जिसमें 3 द्रव्यमान है। 300 ग्राम मूल बिंदु पर है, 500 ग्राम वहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एवं 400 ग्राम वहां से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये सारी दूरियां जो है ना मूल बिंदु से ही दी गई है। तो उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा? पहले तो फोटो बनाना पड़ेगा। आ जाओ। यहां पे मान लो दोस्त, यहां पर है तुम्हारा 300 ग्राम, यहां पर है 300 ग्राम, ये मूल बिंदु मान लो। तो मूल बिंदु का निर्देशांक तो तुम तो जानते ही हो, 0 0। ऊपर y होगा, इधर x होगा, हम मान लेते हैं सारे को तो एक ही। अब दूसरा जो है इससे यहां से थोड़ा सा आगे बोला गया कि यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 40 सेंटीमीटर x एक्सिस पर ही ना, तो x एक्सिस पर कहीं बोला नहीं है x एक्सिस पर, लेकिन हम मान लेते हैं। तुम इधर ना मानोगे ना तो तीनों को इधर लेना पड़ेगा, या इधर लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा, इधर जिधर भी लोगे ना दोस्त, तीनों को एक ही लाइन में लेना पड़ेगा। हमको x से प्यार है, हम x ले लिए। तो यहां पे 500 ग्राम, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसका x एक्सिस पर 40, y पर गया ही नहीं तो 0। और यहां से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और मास है जिसको हमने बोला कि ये 400 ग्राम है। ये कहाँ है? 400 ग्राम है। यहां से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 70 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 70 सेंटीमीटर हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 70 और 0 हो जाएगा, है ना। अब बात आती है कि इसका सर द्रव्यमान केंद्र बताइए। देखो दोस्त, इसका द्रव्यमान केंद्र जब मालूम करोगे तुम, तो इसका तो x पर ही आएगा, बाकी तो सारे कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि कोई द्रव्यमान केवल x एक्सिस पर है, उसका द्रव्यमान केंद्र x एक्सिस पर आएगा। यदि कोई केवल y पर है तो द्रव्यमान केंद्र केवल y पर आएगा। यदि केवल z की ओर है तो द्रव्यमान केंद्र केवल z पर आएगा। x और y दोनों पर है, द्रव्यमान केंद्र x y दोनों में आएगा। x y z तीनों में है, द्रव्यमान केंद्र तीनों में आएगा। बात खेपे में आगे। तो एक सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला m1 x1
तीन गो सिस्टम वाला है सर m2x2 और प्लस में m3x3 और डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 सर। ओके सर, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दीजिए सर। ओके सर, m1 बताओ सर। m1 है हमारा 300 ग्राम। m1 300 ग्राम, इसको m1 मान लो भैया मोरे। देखो m1 हो गया, m2 हो गया, m3 हो गया सारा। x1 x2 x3 y10 y20 और y30, सारा का सारा y0। तो द्रव्यमान केंद्र जो इसका होगा दोस्त, देख लो देख लो, हमें x निकालना है, y तो मुझे पता ही है 0। क्या करे m1 को x1 में मल्टीप्लाई करे और क्या करे, तो 300 इंटू 0 300। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें अगर 300 लिखोगे तो। 300 इंटू 0 0, 500 गुना 40 2000 करने आता है ना गुना भाई। ओके 2000 लिखे सर, 2000 लिखे सर। बेवकूफों 20,000, क्योंकि 5 का 20, अभी इस पर 3 को 0 होता है 20,000 प्लस 400 में 70 से गुना, 7 28, 28 पर 3 को 0 है ना। ये 0 इसका नहीं है, इसका नहीं है, कोऑर्डिनेट है वो। तो 28,000, 28,000 अब बट्टा में टोटल मास। टोटल मास बोल 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 5 3 8, 8 4 12। सो हमारा टोटल मास 1200। सो 2800 और 28,000 और 20,000 48,000 बट्टा में 1200, कुछ कुछ 40 सेंटीमीटर। देख लो भाई, देख लो एकदम प्योर है ना। तो x सेंटीमीटर पर इसका जो आएगा 40 आएगा। तो भैया ये तो 500 ग्राम वाले का कोऑर्डिनेट है सर। यस सर, हमारा जो द्रव्यमान केंद्र है यहीं पर होगा सर। यहीं 500 ग्राम के पास पूरा सिस्टम का द्रव्यमान जो है सेंट्रलाइज होगा, यहीं केंद्रित होगा। तो हमारा आंसर कि इस सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, 40 0 पर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप के वीडियो देखते हैं, इसको नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। तो ये एक सवाल देखते हैं, कुछ अलग सा, कुछ बढ़िया सा। 10 केजी के द्रव्यमान का स्थिति सदिश दिया हुआ है आपके सामने, और 10 केजी द्रव्यमान का स्थिति सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, और बगल में उसका एगो 5 केजी का भी द्रव्यमान है, और उसका स्थिति सदिश जो है इतना है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों द्रव्यमानों को मिला के एक निकाय बना हुआ हो, तो उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र का स्थिति क्या होगा। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होगा। देखो दोस्त, 4 केजी ये 10 केजी ये है, तो 10 केजी का स्थिति सदिश दिया हुआ है। तो स्थिति सदिश को अगर तुम चाहो तो कोऑर्डिनेट यहां से निकाल सकते हो। आई का मतलब एक्स एक्सिस होता है, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस होता है, और के कैप का मतलब होता है तुम्हारा जेड एक्सिस। तो यहां पर कोऑर्डिनेट जो है तुम्हारे आई के साथ 1 है तो 1, और जे के साथ 2 है तो 2, और के के साथ 3 है तो 3। यानी कि 10 केजी का जो तुम्हारा निर्देशांक है वो है 1 2 3। इसके कहीं भी बगल में एक और 5 केजी का होगा, जिसका निर्देशांक तुम आराम से यहां से निकाल सकते हो। आई के साथ है 2 तो एक्स एक्सिस पर, जे के साथ है 2 तो वो भी वाई एक्सिस पर, और के साथ 1 तो ये है जेड एक्सिस पर। तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका निर्देशांक जो आ गया दोस्त वो 2 2 1 आ गया। आप देख रहे हैं कि ये एक जो पॉइंट है इसका निर्देशांक 3 गो है, मतलब एक्स वाई जेड पर है, इसका भी एक्स वाई जेड पर है। इसका मतलब कि यहां पर जो द्रव्यमान केंद्र आएगा बंधु वो एक्स वाई और जेड तीनों पर आएगा। तो आइए पता करते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास पहले पता करते हैं। m1 x1 डायरेक्ट करते हैं, अब तो प्रैक्टिस हो गया होगा तुमको। m1 x1 10 गुना 1 10, m2 x2 5 दूनी 10, अब बटा में 10 5 15 टोटल मास। तो हो गया दोस्त 20 बटा 15 4 बटा 3, ये एक्स एक्सिस पर हो गया। वाई सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो यहां से। वाई सेंटर ऑफ मास के लिए m1 y1 10 दूनी 20, m2 y2 5 दूनी 10, अब बटा में टोटल मास तो 15, 30 बटा 15 आ गया 2। और जेड सेंटर ऑफ मास m1 z1 10 तिहाई 30, m2 z2 5 इंटू 1 बाई टोटल मास 15, 35 बटा 15, अगर 5 से कटाएं तो 7 बटा 3।
मतलब दोस्त कि यहां पर जो द्रव्यमान केंद्र का तुम्हारा निर्देशांक आए हैं वो 3 एक्सिस पर आए हैं। एक्स एक्सिस पर 4/3, वाई पर 2 और जेड पर 3। तो यहां पर तुमसे बोल रहा है कि इसका स्थिति सदिश बताना है, और स्थिति सदिश जो होता है आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में होता है। तो आओ देख लेते हैं। चिंता ना करो, चिंता था चिता चिता चिंता था। एक्स एक्सिस पर कितना है 4/3, छापो 4/3 कहां है एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस कितना बोलते हैं आई कैप। वाई एक्सिस पर कितना है 2 और 2 2 2 2 2 प्लस 2 जे कैप, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस पर कितना है 7/3, तो प्लस 7/3 किधर 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 के कैप, के कैप का मतलब जेड एक्सिस। तो देखो ना कितना हलवा सा सवाल था और तुम्हारे सामने है। क्लियर है दोस्त? तो ये वीडियो था द्रव्यमान केंद्र का। जब बहुत सारे द्रव्यमान 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो अलग अलग जगहों पे रखे गए हो और उनका आपको द्रव्यमान केंद्र निकालना हो तो इन तरीकों से आप निकाल सकते हो। इन सारे सवालों को आप दोबारा घर पे करो, इसका नोट्स बनाओ, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। क्या नहीं सोचा होगा? जब ये दोनों मास अलग अलग जगहों पे ना होके एक ही जगह, जैसे दिखले बड़ा सा हाथी गोड़ से शुरू करबस तो तनी तनी मास, जैसे जैसे ऊपर मास बढ़े लगल, अगर हम ओकर सेंटर ऑफ मास पूछी तो कैसे निकली। मतलब कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, जय